तो वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करती हैं वेरियस स्टिमुलस या स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच। यानी कि हमारी बॉडी जो है इन सब चीज़ों पे रिएक्ट करती है और इन सब चीज़ों को हम क्या बोल देंगे? स्टिमुलाई। ठीक है नी? स्टिमुलाई वर्ड बनाए स्टिमुलस से। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज जिसके रिगार्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है, उसे हम स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के लिए, सेम स्टिमुलस के लिए अलग अलग मैनर में अपना अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं तो हम अपना हाथ एकदम से पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो जो वो गर्म चीज थी वो हमारे लिए क्या है? हमारी बॉडी के लिए दैट इज स्टिमुलस। नाउ चैप्टर का नाम से हम नाम देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहली चीज, एनिमल्स के अंदर बेटा दो तरह का सिस्टम्स होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरली क्या कर सकता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका फंक्शन क्या है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, देन उसके रिगार्डिंग एक्ट करना, ठीक है जी। और एक्ट करने पर क्या होगा? मसल्स मूवमेंट होगी और ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करेंगे हार्मोन्स को। इस तरह से पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है। अब स्टिमुलस की डेफिनेशन में पहले भी डिस्कस कर ली, यहाँ पे फिर से है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। मतलब ऐसा कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज जिसके रिगार्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करे, दैट इज अ स्टिमुलस। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? जो हमारी बॉडी रिएक्शन करेगी उसे हम रिस्पॉन्स करेंगे। अगला टॉपिक देखिए, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हमें कैसे पता लगता है? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला है रिसेप्टर। रिसेप्टर वो सेंस ऑर्गन्स है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। स्पेशलाइज टिप ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी कि ऐसी टिप्स ऑफ स्पेशलाइज नर्व सेल्स जो कि इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से रिसीव करती हैं, ठीक है। नाउ रिसेप्टर्स को यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले कैटेगरी है इनर ईयर, फोटो आइज, फोटो रिसेप्टर जिनको आइज कहा जाएगा। स्किन एक रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जैसे कि हमारा नोज। जस्टेटर रिसेप्टर जैसे कि हमारी टंग जो टेस्ट को डिटेक्ट करेगी। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स है हमारे बेटा। 5 सेंसेस होती है हमारी, तो यही 5 सेंस हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और इन्हीं को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे ब्रेन के अंदर बेटा ब्रेन के सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट्स, सेकंड इज सेल बॉडी एंड एक्सन और थर्ड पार्ट है साइनैप्स। अगर आपको ध्यान से नीचे न्यूरॉन का डायग्राम दिखाई दे रहा है तो ये वाला पोर्शन है दैट इज अ सेल बॉडी और ये जो पोर्शन है दिस इज अ एक्सन और दिस इज अ नर्व एंडिंग, ठीक है। और नर्व एंडिंग के बिल्कुल साथ में लगा होता है साइनैप्स। नाउ सेल बॉडी की बात करें तो ये क्या करता है, सॉरी डेंड्राइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये इंफॉर्मेशन क्या करती है? एक्वायर करती है दूसरे न्यूरॉन से या फिर किसी नर्व से। सेल बॉडी जो है इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करती है। साइनैप्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का एक छोटा सा गैप है जो इंफॉर्मेशन को फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में पहुंचाएगा, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन को केमिकल मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। जैसे ही वो नर्व एंडिंग तक पहुंचेंगे, साइनैप्स शुरू होगी, तो वो साइनैप्स क्या करेगी? इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी और फर्दर ट्रांसमिशन करेगी। देन डेंड्राइट्स जो हैं फिर से फर्दर इनको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से पूरे आगे आगे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है। अब साइनैप्स की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो साइनैप्स इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो इसको ध्यान से समझिए बेटा। मतलब ये जो डेंड्राइट्स है ये दूसरे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, मान लो कि यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है और इसकी ये नर्व एंडिंग है। तो इनके बीच में क्या होगा? साइनैप्स होंगी जो कि इंफॉर्मेशन को, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, फिर से ये इसके साथ अटैच होंगी तो ये फिर से इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो साइनैप्स का काम क्या है? ये साइनैप्स वाला पोर्शन है। साइनैप्स का काम क्या है बेटा? साइनैप्स का काम सिर्फ इतना है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। और ये बेसिकली साइनैप्स जो है वो
यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है केमिकल सिग्नल में फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। ठीक है, चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा आपकी बॉडी एमरजेंसी सिचुएशन में करती है। मान लो एक आप सो रहे हो और आपकी कोई एकदम से पिन चुपा दे, तो आप एकदम से तपक के उठोगे, डर के उठोगे, है ना। और वो जो रिएक्शन होगा आपका दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जो एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी एकदम से जो रिएक्ट करती है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आप रोड के साइड पे चल रहे हो, एकदम से तेज ट्रक आपके पास से निकल के जाए तो आपकी बॉडी एकदम से झटका लेके साइड में हो जाएगी, है ना। वो जो एक्शन हुआ दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत ही ज्यादा क्विक होता है, सडन एकदम से हो जाता है। ऐसे रिस्पॉन्स जो कि किसी स्टिमुलाई के रिगार्डिंग होंगे इन्वॉल्व, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। इट मींस जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें बेसिकली ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड, नी जर्क होना, ठीक है, ये सारा जो है रिफ्लेक्स एक्शन करता है। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन जब जहां पे भी होगा वहां पे रिफ्लेक्स आर्क यानी जो पाथ फॉलो करेगा रिफ्लेक्स एक्शन उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कह देंगे। द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है जी, द पाथ थ्रू विच इंपल्स पास कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। चलिए इसको देख लेते हैं ये किस तरह से काम करेगा। ये रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम आपको शो होता है। किसी स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिसेप्टर यानी कि हमारी स्किन या किसी और रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया। स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया कि अब इस पे ये करना चाहिए। मान लो अपना हाथ हटा लो, ये गर्म है तो इससे यहाँ से हाथ हटा लो, तो मोटर नर्व के थ्रू वो इफेक्टर्स तक जाएगा। इफेक्टर्स कौन होते हैं बेटा? मसल्स हमारे। ठीक है, और मसल क्या करेंगे? हाथ को पीछे की तरफ पुल कर लेंगे और रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। जिस पाथ के थ्रू होगा बेटा उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाएगा। अब हमारी बॉडी दो तरह के एक्शन परफॉर्म करती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन है बेटा जो हमारी मर्जी से हो रहे हैं। जैसे मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ठीक है, या अपनी मर्जी से चलना, वॉक, ये सारे जो एक्शंस हैं बेटा, वॉकिंग, ये सारे एक्शन जो हैं वो वॉलंटरी एक्शन है जो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी विल से करते हैं। और जो हमारी विल के बगैर भी होते रहते हैं उन्हें बोल देंगे इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि हार्ट बीट, हम अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक सकते, वॉमिट आए उसे नहीं रोक सकते, ठीक है जी। और सांस लेना, ब्रीदिंग, ठीक है, इवन पलकों का जो झपकना वो भी तुम नहीं रोक सकते, ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे। तो ऐसे एक्शंस इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम फर्दर कैटेगराइज किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है हमारा वो फर्दर तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा ये आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर दो पार्ट्स में बांटा है, क्रेनियल नर्व्स जो कि दिमाग से राइज होती हैं, ऐसी नर्व्स जो दिमाग से शुरू होती हैं, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होंगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, ठीक है। चलिए इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो ह्यूमन ब्रेन का जो फ्रंट पोर्शन होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, इस वाले पोर्शन को। और ये जो पोर्शन आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है दिस इज मिड ब्रेन, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज हिंड ब्रेन, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करेंगे। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है दैट इज सेरिब्रम। अब ये जो फोर ब्रेन है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहले थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन होता है, यानी कि जितना भी हम सोचते हैं सारा फोर ब्रेन में होता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, हमारे जितने भी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस हैं वो सारी फोर ब्रेन में जो है वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। स्टोर हो जाती है उनकी इन्फॉर्मेशन और उसके रिगार्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती रहती है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, मेमोरी है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट इज सेंट्रल एसोसिएटेड विद हंगर, जो भूख लगती है हमें वो भी फोर ब्रेन के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट करती हैं वेरियस पार्ट से और उन सभी को इंटीग्रेट करता है फोर ब्रेन। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी बॉडी का केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और उनके रिगार्डिंग उनकी सिक्रीशन करवाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सबसे पहले सेरिबेलम की बात करें, दैट कंट्रोल पोस्चर ऑफ एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप सीधे रह सकते हो, बॉडी को सीधा रख सकते हो, बैठने के समय आपका एक पोस्चर होगा, है ना, हर चीज का एक पोस्चर होता है। तो वो पोस्चर कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। एंड हमारी बॉडी का बैलेंस, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, है ना, बैलेंस बना सकते हैं, तो वो सेरिबेलम करता है। कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस,
यानी कि वॉलंटरी एक्शंस का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल होता है। मेडुला की अगर मैं बात करूँ तो इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। इसका जो पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है मेडुला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड क्या है, अच्छा, जो सलाइवा हम सिक्रीट करते हैं सैलिवेशन, ठीक है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। नेक्स्ट इज पोन्स, पोन्स क्या करते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हम जो ब्रीदिंग रेट है हमारा उसको पोन्स कंट्रोल करते हैं। चलिए, तो ये हो गया ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो आपको अभी समझाए मैंने। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तो हमारे ब्रेन जो है, मान लो जो आपकी स्कल होती है, स्कल के अंदर बेटा जो आपका स्कल पोर्शन है उसके अंदर ब्रेन है, मान लो इतना सा ब्रेन है ना, ये ब्रेन वाला पार्ट। अब इतनी स्पेस खाली होती है यहाँ पे, ये वाली जो स्पेस खाली है, इनमें क्या होगा? तो जनरली इनके अंदर क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है बेटा, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्या काम करता है? ये हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचा के रखता है, मैकेनिकल शॉक से बचा के रखता है, ठीक है। इसके अलावा मेनिंजेस होती हैं बेटा, और भी काफी सारे पोर्शंस होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, क्रेनियम पार्ट होता है यानी कि ब्रेन बॉक्स को कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनक्लोज होती है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है जी। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है या ब्रेन बॉक्स है ये सारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है? सबसे पहले जो हमारे रिसेप्टर्स है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेंसरी नर्व्स, वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं नर्व्स के थ्रू नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में। नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन पास करता है और वहाँ से डिसीजन बनाता है वो। देन वो डिसीजन जो है वो मसल्स तक पास होता है मोटर नर्व्स के थ्रू, यानी कि दिमाग ने सोचा समझा कि इस सिचुएशन में क्या करना है, देन वो इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंच जाएगी कि अब ये करना चाहिए। तो मसल्स उस तरह से अपना जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी शेप चेंज करते हैं प्रोटीन की हेल्प से, एंड देन एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या शॉर्टन होंगे, यानी कि कोई भी एक्शन जो है वो मसल उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है कोऑर्डिनेशन करती है नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के बीच में। नाउ अब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स यहाँ पे कुछ मूवमेंट शो करते हैं। देखो प्लांट्स चल तो नहीं सकते, पर वो जैसे विल्टिंग ऑफ लीफ है, जो लीव्स हैं वो बूढ़े हो जाएंगे या पीले पड़ जाएंगे तो वो विल्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं लीव से, टहनी से, है ना। तो ऐसी मूवमेंट शो करेंगे, जैसे जड़ों का जो है पानी की ओर बढ़ना, तो ऐसी मूवमेंट होगी, या प्लांट की ग्रोथ उस तरफ होगी जिस तरफ धूप ज़्यादा होगी। ऐसे ही मूवमेंट्स को यहाँ पे हम काउंट करेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट। नाउ मूवमेंट डिपेंड अपॉन ग्रोथ, और दूसरी है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अगर हम मूवमेंट डिपेंड अपॉन ग्रोथ की बात करें तो उसे हम ट्रॉफिक मूवमेंट कह देते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब ये कौन कौन सी होगी? जैसे फर्स्ट है लाइट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होना, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, जिसे हम जियोट्रॉपिज्म कह देते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल, ये हो जाएगा कीमोट्रॉपिज्म में। और चौथा जो है दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। तो ये सारे पोर्शन जो है ये हाइड्रोट्रॉपिज्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो पोर्शन है दैट इज द मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ, इन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट कह देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ मूवमेंट डिपेंड्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की बात अगर मैं करूँ, आप सभी ने छुई मुई का पेड़ देखा हुआ, टच मी नॉट का, उसकी लीव्स को अगर हम हाथ लगाएं तो वो लीव्स जो है वो एकदम से फोल्ड हो जाते हैं, है ना। तो वो जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। चलिए अब इन मूवमेंट्स की बात हमने कर ली है, नाउ हम प्लांट हार्मोन्स पे चलते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो प्लांट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके बॉडी रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में काम करें, उनको हम प्लांट हार्मोन्स कह देते हैं। प्लांट हार्मोन्स मेनली 4 तरह के यहाँ पे, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है एट द शूट टिप, और इसके फंक्शन क्या है? उसे ग्रोथ करना, हेल्प इन ग्रोथ एंड फोटोट्रॉपिज्म करवाना, यानी कि ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। गिबरलिन की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेम की ग्रोथ करता है, यानी कि मेन प्लांट हार्मोन्स का काम क्या है? ग्रोथ का ही तो काम है, ठीक है। तो गिबरलिन क्या करती है? स्टेम की ग्रोथ करती है। साइटोकिनिन जो है प्रमोट सेल डिवीजन, यानी कि प्लांट सेल्स जो है फर्दर डिवीजन हो पाएगी साइटोकिनिन की वजह से। अब एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट ग्रोथ, यानी कि ये रोकता है। कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ, ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट हार्मोन प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं और डेवलपमेंट और रिस्पॉन्ड कराते हैं एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में।
होप से प्लांट हार्मोन्स क्लियर हैं आपको। चलिए हम एनिमल हार्मोन्स की बात करेंगे। तो एनिमल हार्मोन्स से पहले हार्मोन्स की डेफिनेशन देखिए। हार्मोन्स क्या है? ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है स्मॉल अमाउंट में बाय स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। अब ये डक्टलेस ग्लैंड्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। दे एक्ट ऑन टारगेट, ये किसी टारगेट पे काम करते हैं, कोई ना कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, या ऑर्गन हो सकती है, ठीक है। यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज, यानी कि अपने सोर्सेज से निकल के वो टारगेट तक जाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके कंट्रोल, वो हेल्प करता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी थ्रू द केमिकल कंपाउंड्स, और उन केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। नाउ अब कौन कौन से ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन के अंदर है। पिट्यूटरी, ये भी आपका ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद गले के अंदर पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद आप एब्डोमिनल रीजन में देखोगे तो एडर्नल ग्लैंड एंड पेंक्रियाज। उसके बाद लोअर रीजन में देखोगे तो ओवरीज एंड टेस्टिस, जो कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में वन बाय वन इन डिटेल जानते हैं। सबसे पहला आपको जो हार्मोन है दैट इज थायरॉक्सिन। ये सिक्रीट होता है थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा। ये कहाँ पे लोकेट है बेटा? नेक एंड थ्रॉट रीजन के अंदर। इसका काम क्या है? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है, फैट और प्रोटीन को भी पचाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और उनकी सिंथेसिस कराता है अच्छे से। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जनरली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मिड रीजन में लाई करता है, ब्रेन के मिड रीजन, मिड ब्रेन में, और इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो एमरजेंसी हार्मोन भी है। ये एडर्नल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। एडर्नल ग्लैंड हमारी बोथ किडनीज के अपर पोर्शन में लाई करते हैं, लेफ्ट और राइट किडनीज के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, तो अबव बोथ किडनीज। अब एडर्नल ग्लैंड काम क्या करता है? इसे एमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेगुलेट्स और इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, या हाँ हार्ट बीट आएगा बेटा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये सारे काम इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सिक्रीट करवा रहा है हमारी बॉडी के अंदर? एड्रेनालिन, एडर्नल ग्लैंड का काम है ये। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि आपको पता है कि आपके मार पड़ने वाली है और आप एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाते हो, तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, या आपने कोई भूत वाली मूवी देख ली, आपकी बॉडी जो है उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, आपके पसीने छूट जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, बिल्कुल स्केरी मूवी देख लिया आपने, है ना, तो हार्ट रेट बिल्कुल तेज हो जाती है, बॉडी लाल पड़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर ये सब ना करे, हार्ट बीट तेज ना करे, स्वेट रिलीज ना करे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गन्स पे डैमेज कर सकती है ऑर्गन्स को, ठीक है। तो एड्रेनालिन जो है वो इसको कंट्रोल करता है, इन चीज़ों को, ठीक है। अगले जो दो हार्मोन्स हम पढ़ेंगे ये मेल और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। मेल्स के अंदर ये दोनों जो है वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और मेल्स के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, और ये जेनिटल लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर लाई करते हैं। अब इनका काम क्या है? चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी, यानी कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं। और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि ओवरीज द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी सारा फंक्शन सेम है, ये भी जो है वो ऐसे चेंजेस लाते हैं जो सेक्सुअल मैच्योरिटी लाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। पुबर्टी के बाद जितने भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं मेल्स और फीमेल्स में, वो इन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन। नाउ लास्ट हार्मोन इज इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसे सिक्रीट करता है पैंक्रियास। ये बिलो द स्टमक रीजन में लाई करता है एंड रिड्यूस एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। जिन भी पेशेंट्स को डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा इशू होता है, यानी कि उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा शूट कर जाए या बहुत लो हो जाए, तो उनको इंसुलिन लगा के इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से ये काम करता है। इसके अलावा बेटा आप लोग जो नमक खाते हो बेटा, उसके अंदर आयोडीन डाला जाता है। वो आयोडीन क्यों डाला जाता है? जस्ट टू रिमूव एक बीमारी से बचाने के लिए आप लोगों को। वो बीमारी का नाम है गॉइटर, ठीक है। आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोनिन हार्मोन, ठीक है जी। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट कंज्यूम आयोडीन। इसका मतलब ये है बेटा कि जो आयोडीन है वो हमारे थायराइड हार्मोन्स के लिए, यानी कि थायरोक्सिन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर ये ना हो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा, और जो बेसिकली क्या है वो कौन सी बीमारी पैदा करेगा यहाँ पे? गॉइटर, जिसकी वजह से गला जो है बहुत ज़्यादा स्वेल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। नाउ इन द एंड इस चैप्टर में है फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारी बॉडी बेटा, आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी कि हमारी बॉडी खुद को हील करती रहती है। वो हील किस तरह से करती है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक ना फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, राइज कर गई है, तो ये डिटेक्ट करेगा इंसुलिन
सॉरी पैंक्रियाज, ठीक है, और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को फॉल कराएगा, जितनी बड़ी थी उतने को कम करने की कोशिश करेगा। एंड देन अगर ब्लड शुगर लेवल जब कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर से वो वापस पैंक्रियाज को सिग्नल देगा कि अब तुम्हारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो चुका है। तो पैंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देगा। तो ये जो पूरा एक सेट बन के आएगा, दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स किस तरह से सिक्रीट करती है, कब सिक्रीट करती है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है बेटा, ठीक है। तो वन शॉट में मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है, ठीक है। जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए होंगे वो कमेंट बॉक्स में नोट्स लिख देगा, तो मैं उसको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर डाल देना, बिकॉज मैं उसको व्हाट्सअप पे फिर ये नोट जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को चैप्टर समझ आया है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।